नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गढ़वाल। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोरोना संक्रमण के नए स्ट्रेन के बढ़ते संकट के बीच फिर से देश में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। एक तरफ ब्रिटेन में कोरोना की वैक्सीन लगाने का काम शुरू किया गया है, तो दूसरी तरफ लॉकडाउन के जरिए हालात को संभालने की कोशिशें तेज हो गई हैं। ब्रिटेन में नए कोरोना का खौफ, लगातार बढ़ते संक्रमण से डरा ब्रिटेन। अस्पतालों में बड़े मरीज, बड़ा टेंशन। हालात पर काबू पाने के लिए पूरे ब्रिटेन में लॉकडाउन। पूरी दुनिया में कोरोना वैक्सीन का जोर है, मुहिम चल पड़ी है टीकाकरण की। उन सब के बीच कोरोना की एक और घातक लहर की आशंका से ब्रिटेन का पसीना छूटने लगा है। अभी मार्च 2020 से शुरू हुई संक्रमण की रफ्तार थमी भी नहीं थी कि कोरोना के नए स्ट्रेन ने टेंशन में डाल दिया। अब वही स्ट्रेन ब्रिटेन की नींद उड़ा चुका है। हालात इतने गंभीर हो गए कि प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को दोबारा लॉकडाउन का ऐलान करना पड़ा है। एक ऐसा ही ऐलान मार्च 2020 में हुआ था। जून तक पूरे ब्रिटेन में लॉकडाउन था। जरूरी सेवाओं को छोड़कर लोगों को घरों से निकलने की मनाही थी। उद्योग, कारोबार सब ठप थे। ठीक वैसा ही फैसला फिर लेना पड़ा है। दोबारा लॉकडाउन की वजह से फिर से स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। गैर जरूरी दुकानें भी बंद रहेंगी। ब्यूटी पार्लर और अन्य पर्सनल केयर सर्विसेज पर भी पाबंदी लगा दी गई है। रेस्टोरेंट नहीं खुलेंगे। गैर जरूरी दफ्तरों को भी बंद रखने का फैसला किया गया है। ऐसी पाबंदी लॉकडाउन के पहले फेज में ही ब्रिटेन ने देखी थी, लेकिन तब से हालात काफी बदल चुके हैं। पहले कोरोना के केस कम आ रहे थे, खौफ ज्यादा था। अब वो डर नए वायरस का है। ब्रिटेन में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। अगस्त से लेकर अब तक के आंकड़े इस बात के संकेत दे रहे हैं कि ब्रिटेन की मुसीबत बढ़ती जा रही है। 4 अगस्त 2020 को ब्रिटेन में नए मामले 670 सामने आए थे। वहीं 4 सितंबर को नए मामलों की संख्या 1940 हो गई। 4 अक्टूबर को एक दिन में नए केस का आंकड़ा 22,961 हो गया, जबकि 4 नवंबर को 25,177 नए केस सामने आए। वहीं 4 दिसंबर को 16,298 नए केस दर्ज किए गए और एक दिन पहले यानी 4 फरवरी को 58,784 नए केस सामने आए। आंकड़े बता रहे हैं कि हाल के दिनों में ब्रिटेन में नए मामलों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। इसके पीछे कोरोना का वही स्ट्रेन है जो करीब 70% तेजी से संक्रमित करता है। जानकारी के मुताबिक ब्रिटेन में नए वेरिएंट की वजह से कोरोना संक्रमण काफी तेजी से बढ़ा है, तो मौत के मामले भी 20% बढ़ चुके हैं। सिर्फ लंदन में ही नए वेरिएंट के 60% से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। ब्रिटेन में दोबारा लॉकडाउन के जरिए कोरोना को मात देने की तैयारी है। इसका असर करीब 5.5 करोड़ लोगों पर पड़ेगा। माना ये जा रहा है कि नया लॉकडाउन फरवरी के आखिर तक जारी रहेगा। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। ब्रिटेन में इन दिनों कोरोना के मामलों में जबरदस्त तेजी आई है। नया रिकॉर्ड बनता जा रहा है। सरकार के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती है। ब्रिटेन का कोरोना ग्राफ तेजी से भागने लगा है। संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। मौतों का आंकड़ा भी डरा रहा है। 2,70,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 75,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई है। अमेरिका और भारत की तुलना में ये आंकड़ा काफी है, लेकिन रोजाना के बढ़ते आंकड़े रिकॉर्ड बनाने लगे हैं। लगातार 7वां दिन है जब ब्रिटेन में एक दिन में 50,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। 4 जनवरी को 58,784 नए केस सामने आए थे। ब्रिटेन में संक्रमण के शुरुआती दिनों से लेकर अब तक ये एक दिन का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। ब्रिटेन में नए वायरस स्ट्रेन पर खुलासे के बाद से पूरी दुनिया अलर्ट हो गई। खुद ब्रिटेन में भी क्रिसमस के मौके पर छुट्टियां कम कर दी गयी। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ त्योहार मनाने की नसीहत दी गई। लेकिन बिगड़ते हालात के बाद लॉकडाउन का सहारा लेना पड़ा है ताकि लगातार बढ़ते मामलों पर काबू पाया जा सके, नए स्ट्रेन के खतरे को फैलने से रोका जाए। इन सब के बीच दक्षिण अफ्रीका से ब्रिटेन पहुंचे नए कोरोना स्ट्रेन ने वहां के वैज्ञानिकों को डरा दिया है। आशंका जताई जा रही है कि अब तक तैयार किए जा चुके कोरोना वैक्सीन का उस नए स्ट्रेन पर असर नहीं होगा।
इन तमाम खतरों के बीच बोरिस जॉनसन सरकार ने वैक्सीनेशन की रफ्तार भी तेज कर दी है। 27 दिसंबर तक यूके में करीब 9,45,000 लोगों का वैक्सीनेशन पूरा हो चुका है। पिछले महीने ही ब्रिटेन में फाइजर कंपनी की वैक्सीन लगनी शुरू हुई थी। अब ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का कोवैक्सीन टीका भी दिया जाने लगा है। Do hope that we'll be able to do tens of millions in the course of the next 3 months. I can certainly give you that figure. ब्रिटेन की सरकार अब तैयारी में है कि वैक्सीनेशन में तेजी लाई जाए ताकि 3 महीने में इस संक्रमण को पूरी तरह से कंट्रोल में किया जा सके। महामारी के खिलाफ महायुद्ध में ब्रिटेन समेत दुनिया के कई देश उतर चुके हैं। अमेरिका में फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है। रूस में गामालेया वेक्टर इंस्टीट्यूट स्पुतनिक का टीका दिया जाने लगा है। चीन में सिनोफार्मा, सिनोवैक, कैंसिनो वैक्सीन की डोज दी जा रही है। तो भारत में भी स्वदेशी कोवैक्सीन और ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। नए खतरे से बचने के लिए दुनिया के कई देशों ने ब्रिटेन की उड़ानों पर भी पाबंदी लगा दी थी। आयात निर्यात तक बंद कर दिया था। हालांकि भारत ऐलान कर चुका है कि 6 जनवरी से दोबारा ब्रिटेन की उड़ानें शुरू हो जाएंगी। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। और बात अब कोरोना के टीकाकरण की। उत्तर प्रदेश में इसके लिए ड्राई रन चल रहा है। टीकाकरण से पहले देसी वैक्सीन कोवैक्सीन पर हालांकि विवाद नहीं थम रहा। सवाल थर्ड ट्रायल के बिना मंजूरी का भी है। घेरे में सरकार है, कंपनी भी है। कल भारत बायोटेक के मैनेजिंग डायरेक्टर का इन उठने वाले सवालों पर दर्द भी छलका। उन्होंने कहा कोवैक्सीन पानी नहीं है। Vaccines of Messrs. Serum and Bharat Biotech are being approved for restricted use in emergency situation. भारत में देसी वैक्सीन कोवैक्सीन की मंजूरी के बाद सियासत नहीं थम रही। सवाल जल्दबाजी में मंजूरी को लेकर, सवाल ट्रायल को लेकर है, सवाल इस बात पर भी है कि कितना कारगर होता है। प्रोटीन पर आधारित कोवैक्सीन के पहले और दूसरे चरण में 800 लोगों पर ट्रायल हुआ। तीसरे चरण में 22,500 लोगों पर परीक्षण करने का दावा किया गया, लेकिन फाइनल नतीजा क्या रहा इसका कोई आंकड़ा नहीं है। कोवैक्सीन पर उठते सवालों के बीच भारत बायोटेक ने दावा किया कि ट्रायल डेटा में पारदर्शिता न होने की बात गलत है। भारत बायोटेक के मैनेजिंग डायरेक्टर कृष्णा अल्ला का सवालों पर दर्द छलका। उन्होंने कहा कि हम वैज्ञानिक 200% ईमानदार हैं। पानी नहीं है हमारी वैक्सीन। Not a premature approval for us. If I have a premature approval, my other Indian company with 100 people immunogenicity data, with only 1,000 people safety data. भारत बायोटेक ने दावा किया है कि सिर्फ भारत में ही अपनी वैक्सीन का ट्रायल नहीं किया गया, बल्कि ब्रिटेन सहित 12 देशों में उसकी वैक्सीन के ट्रायल हुए हैं। अब सवाल है कि क्या कोवैक्सीन बैकअप वैक्सीन है? Approval clearly says that only for an emergency situation, keeping in mind the circulating variant strain. And at the same time, they have to continue to do the trial and get the data in. So once that data comes in, we will be able to be more confident as far as the safety and efficacy is concerned. So I think in the beginning, it will be basically Serum Institute of India, the AstraZeneca vaccine, which will be given. They already have 50 million doses available, and they will be able to give that to the initial phase where we will vaccinate around 3 crore. We are conducting clinical trials not just in India. Many people accuse me just being in India, oh, we are hiding all the clinical trials. But I just look at it. We have more than 12 countries we have done a clinical trial, including UK. We have done 2 clinical trials. It is not that we are an Indian company. We are doing a lot of clinical trials, various parts of it. We have done 1 million children have been volunteered in our clinical trial, which I will touch upon a little bit. We have proven that India can innovate. India is not a copycat country. India can innovate. And we are the first conjugate vaccine we developed. वैक्सीन जान बचाने के लिए है। अगर कोई सवाल है तो जवाब मिलना चाहिए। कोई संदेह है तो इसे दूर किया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। साफ तौर पर दिख रहा है कि कोरोना का खतरा बना हुआ है, लेकिन इसी खतरे के बीच सामने आ गई देश में बर्ड फ्लू की दस्तक।
गया नहीं और नई महामारी डराने लगी। ये महामारी है बर्ड फ्लू की। देश के कई राज्यों में परिंदों के लगातार मरने से बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ गया है। खैरियत है कि अब तक पक्षियों से इंसान तक ये संक्रमण नहीं पहुंचा है। कोरोना गया नहीं, एक महामारी ने दस्तक दे दी। ये बेजान परिंदे कोरोना से जूझते भारत में एक बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहे हैं। खतरनाक बर्ड फ्लू का हाल के दिनों में मरते परिंदे डरा रहे हैं। इनमें दूसरे देशों से आए प्रवासी पक्षी भी शामिल हैं, जो ठंड के महीने में भारत का रुख करते हैं। खतरा एक नहीं, देश के कई राज्यों में है। हिमाचल से लेकर केरल तक और गुजरात से बंगाल तक परिंदों के मरने की खबरें आ रही हैं। सबसे ज्यादा मामले राजस्थान और मध्य प्रदेश में देखे गए हैं। राजस्थान के झालावाड़, भरतपुर, नागौर, दौसा, पाली, कोटा, जैसलमेर समेत कई जगहों पर प्रवासी पक्षी और कौवे मृत पाए गए हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर, आगरमालवा, इंदौर, खरगोन में ऐसी ही घटनाएं सामने आई हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला, पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार और केरल के अलपुझा में भी पक्षियों की मौत की खबरों ने राज्य सरकारों को अलर्ट कर दिया है। पक्षियों की मौत की पहली खबर 25 दिसंबर को पहली बार राजस्थान के झालावाड़ से आई। यहां बालाजी मंदिर परिसर के आसपास सैकड़ों कौवों के मृत पाए जाने से हड़कंप मच गया। ये सिलसिला यही नहीं थमा। 5 दिनों से लगातार यहां कौवों की मौत ने प्रशासन के होश उड़ा दिए हैं। यहां अब तक 250 से ज्यादा कौवे मृत मिले हैं। जांच के बाद बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद पूरे इलाके को जीरो मोबिलिटी घोषित कर दिया गया है। पास के जो भी मुर्गी पालक हैं उनके सैंपल्स लिए जा रहे हैं। उनको सैंपल्स को वापस भोपाल ले भिजवाया जाएगा और वहाँ यदि संक्रमण नहीं पाया जाएगा तो ठीक है। यहाँ बाकी जो हमारा जो कंटेनमेंट जोन है उस पर पुलिस की, नगरपालिका और सारे जो विभिन्न विभाग हैं उनकी निगरानी जारी है। राजधानी जयपुर में तो जल महल में 10 कौवे मरे मिले। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया। आनंद फानल में सैंपल टेस्ट के लिए भेजे गए, जिसमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। कौवे अभी मृत मिले हैं और 5 लाइव मिले हैं। जो जिंदा कौवे मिले हुए वो जू के डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में 7 कौवे और क्षेत्र से मिले हैं। इनके सैंपल कलेक्ट करके भोपाल भेजे जा रहे हैं। जैसलमेर के ढाणी इलाके में भी 10 कौवों की मौत से प्रशासन अलर्ट पर है। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर 5 मृत कौवों के सैंपल भोपाल के इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में जांच के लिए भिजवाए। मुख्यमंत्री गहलोत के इलाके दौसा में भी अलग अलग जगहों में कौवों के साथ बगुलों की मौत की खबरें आ रही हैं। सभी के सैंपल टेस्ट के लिए भेजे गए हैं। प्रशासन अब पक्षियों पर पैनी नजर रख रहा है। कोटा का भी यही हाल है। यहाँ के रामगंज मंडी में अब तक करीब 76 पक्षी मर चुके हैं। इनमें से 51 कौवे, 25 कबूतर और 6 मुर्गियाँ हैं। लेकिन यहाँ प्रशासन इन सब से बेपरवाह है। पाली में कौवे की मौत के बाद 2 जगहों पर धारा 144 लगा दी गई है। वन कर्मचारियों ने PPE किट पहनकर इन मरे हुए कौवों को बॉक्स में पैक करके जांच के लिए भोपाल भेजा है। खैरियत ये है कि अब तक किसी इंसान में बर्ड फ्लू का संक्रमण नहीं मिला है, लेकिन ये एक बड़ा खतरा है। जयपुर से शरद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। बर्ड फ्लू को लेकर मध्य प्रदेश हाई अलर्ट पर है। पोल्ट्री से लेकर प्रवासी पक्षियों पर भी नजर रखी जा रही है। प्रशासन को डर है कि कहीं पक्षियों से ये महामारी लोगों तक ना पहुंच जाए। मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू को लेकर सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। दरअसल मध्य प्रदेश से सटे हुए राजस्थान में लगातार कौवों की मौत हो रही थी, जिसके बाद मध्य प्रदेश में जो इलाके हैं, खासतौर से राजस्थान की सीमा से सटे हुए मंदसौर, आगरमालवा, यहाँ पर भी कौवों के मरने का सिलसिला जब शुरू हुआ तो सरकार हरकत में आई। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी कौवों की लगातार मौत हुई। कुल मिलाकर के सरकार ने जो अब तक आंकड़ा जारी किया है उसके मुताबिक बीते 10 दिनों में 300 से ज्यादा कौवे जो हैं वो मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में मृत पाए गए हैं। सामूहिक तरीके से उनके शव जो है वो मिले हैं कई जगहों पर, और इसीलिए इसे देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कौवों की मौत फिलहाल इंदौर जिले में देखी गई है। इसके बाद मंदसौर और आगरमालवा में भी बहुत संख्या में, सैकड़ों की संख्या में फिलहाल जो कौवे हैं वो मरे हैं। इनकी जो रिपोर्ट्स है ये भोपाल की लैब में भेजी गई थी, जहां से इंदौर और मंदसौर में जो कौवे मरे पाए गए हैं उनके जो शव थे
उनमें वायरस डिटेक्ट हुआ है बर्ड फ्लू का, और इसके बाद ही ये अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में जो सभी पशुपालन अधिकारी हैं जिलों में जो पदस्थ हैं, उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि वो विशेष ध्यान रखें और नगर निगम के साथ मिल करके सफाई अभियान को चलाएं, खासतौर से ऐसी जगहों पर जहां पर बड़ी संख्या में पक्षी रहते हैं। चिड़ियाघर के आसपास का इलाका हो या इस तरीके के हरियाली वाले इलाके हो या फिर कोई तालाब या झील का किनारा हो, यहाँ पर नजर रखने को कहा गया है। राहत की बात यह है कि फिलहाल जो वायरस कौओं में पाया गया है वो अभी मुर्गियों में नहीं फैला है, लेकिन सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि पोल्ट्री जो प्रोडक्ट्स हैं, खासतौर से पोल्ट्री फार्म जो है, उन पर विशेष निगरानी रखी जाए। और ये जो समय होता है मध्य प्रदेश में, ये प्रवासी पक्षियों के लिए होता है। बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी मध्य प्रदेश में पहुंचते हैं, उन पर भी विशेष निगरानी के आदेश सरकार ने जारी कर दिए हैं। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की छोटी बेटी अंजलि बिरला का सिविल सर्विसेज में चयन हो गया। बेटी की इस कामयाबी से पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी आकांक्षा सीए हैं और छोटी बेटी अंजलि का सिविल सर्विसेज में चयन है। अपनी इस कामयाबी का श्रेय अंजलि ने अपनी बड़ी बहन आकांक्षा को दिया। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिविल सर्विसेज का ये एग्जाम क्लियर किया और उसके बाद परिवार में खुशी का माहौल। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत की सर्वोच्च संस्था संसद में लोकसभा अध्यक्ष के रूप में अपनी विशेष कार्यशैली के जरिए एक विशिष्ट पहचान बनाई है। वहीं दूसरी ओर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी, छोटी बेटी अंजलि बिरला, जिन्होंने भारत की सर्वोच्च परीक्षा IAS में उनका चयन हुआ है और उनकी सफलता के पीछे क्या रहा है, उनसे आज जानेंगे। ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला आज हमारे साथ हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आपके पापा भारत की संसद लोकसभा के अध्यक्ष हैं और आपका IAS में चयन हुआ है, आप इसको किस रूप में देखती हैं? ये जी, जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम UPSC की सेकंड लिस्ट आई है तो उसमें बहुत ही खुशी हो रही है, एक्साइटमेंट हो रहा है और जो भी सर्विस मिलती है, जो भी पोस्ट मिलती है, उसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और तन मन से निभाऊंगी। नहीं, आपके चयन के साथ साथ आपके पापा लोकसभा के अध्यक्ष हैं, तो आप को इस IAS की परीक्षा के लिए आपने किसी को मतलब अपना मोटिव बनाया था, किसी को अपना वो बनाया था? क्या प्रेरणा थी, आपके पापा की थी या किसी और को आपने इसके पीछे मोटिव बनाया? जी, पापा तो बिल्कुल है ही, सही मोटिवेशन ही है। वो तो 18 घंटे काम करते हैं स्टार्टिंग से। जब पापा MP थे तब हम प्रिपेयर कर रही थी मैं सिविल सर्विसेज के लिए, और तब मैं अगर 12 घंटे पढ़ती थी तो 18 घंटे काम करते थे। तो हमेशा ऐसा कभी मतलब वो पापा तो है ही सबसे बड़े मोटिवेशन। नहीं, आपके पापा को आपने आदर्श मान के उसकी तैयारी की या किसी और को भी आपने आदर्श साथ में माना जिससे आपने प्रेरणा ली हो कि मुझे IAS बनना है? जी, पापा तो है ही, पापा ही आदर्श रहे जिनसे प्रेरणा मिली कि अगर पापा इतना कर सकते हैं दूसरों के लिए तो हम भी कुछ अपने पैरों पे बन के दिखाएं। पापा शुरू से राजनीति में रहे, कई IAS इनसे अधिकारियों से उनका पाला पड़ता था, उनके आसपास होते थे, तो आपको तब भी कुछ अपना लक्ष्य चुनने में आपने कुछ ठान ली थी क्या कि मुझे भी IAS बनना है? मतलब कुछ ऐसा कुछ रहा क्या? पापा ने ही पुश किया था कि ये सर्विसेज के एग्ज़ाम्स देने चाहिए, और फिर कॉलेज के बाद मेरा भी रुख रहा कि सोशल सर्विस में जाना है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।